क्लास 12th के बच्चों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बात करेंगे आज करेंट डेंसिटी की। आगे डेंसिटी लग गया है, करेंट के आगे डेंसिटी लग गया है, लेकिन ये वाली डेंसिटी बाकी जो नॉर्मल डेंसिटी होती है उससे थोड़ा सा अलग होगी। अलग इस मायने में होगी कि जो नॉर्मल डेंसिटी हम छोटी क्लास से ही जानते हैं, जिसको मास डेंसिटी कहा जाता है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। लेकिन यहाँ जो डेंसिटी पढ़ेंगे हम पर यूनिट आयतन पर नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि पर यूनिट एरिया पर पढ़ेंगे। अब ये कैसे अलग है, ज़रा इसको देखते हैं। जो नॉर्मल डेंसिटी होती है, जिसे हम मास डेंसिटी कहते हैं, इसका फार्मूला आप सभी को जुबान पर होगा। क्या फार्मूला होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ जो हम डेंसिटी की बात करेंगे, करंट डेंसिटी है, ये मास डेंसिटी थी। मास में हम मास को ऊपर रख रहे थे, वॉल्यूम को नीचे से डिवाइड कर दे रहे थे, उसको मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ करंट की बात हो रही है तो ऊपर में करंट रहेगा, नीचे वैसे कायदे से वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एरिया रहेगा और इसे कहेंगे करंट डेंसिटी। ठीक है, मतलब ये जो करंट डेंसिटी है, ये जो नए टाइप की डेंसिटी है, वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ हमें वॉल्यूम की जगह पर क्या लिखना होगा? एरिया रखना होगा, और बाकी सब कुछ वैसे ही है। जिस डेंसिटी की बात करेंगे वो ऊपर क्वांटिटी रहेगी। अगर मास डेंसिटी की बात करते थे तो मास ऊपर रहता था, यहाँ करंट डेंसिटी की बात करेंगे करंट ऊपर रहेगा। अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड कितना चार्ज का अमाउंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ यूनिट एरिया। ध्यान दीजिएगा, थ्रू अ यूनिट एरिया that is perpendicular, इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, तो आप ब्रैकेट में नॉर्मल लिख सकते हो, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस के फ्लो करने की डायरेक्शन है उसके नॉर्मली जो है आपका ये होना चाहिए यूनिट एरिया। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम जानते हैं कि भाई हम इसको तो करंट भी कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को। ठीक है, अब देखें ज़रा यहाँ पर जो बात हो रही है उसकी बात करते हैं। देखें, ये जो हमने पूरा लिखा है इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली जाते हैं, तो जो है अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, यानी जो चार्ज है वो, और पर सेकेंड की बात होगी तो टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थ्रू अ यूनिट एरिया, मतलब ये अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हो गया। अब चार्ज, अब ये जो पूरा चीज़ है वो पर यूनिट एरिया हमें लेना होगा। ठीक है, मतलब इसका भी पर यूनिट एरिया करेंगे, ये अपना हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। इसे कहेंगे चार्ज डेंसिटी, नहीं इसे करंट डेंसिटी कहेंगे, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस स्मॉल जे से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि एरिया का वेक्टर होता है। इसमें एक वेक्टर आ गया तो इसे हम ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। जबकि करंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि यहाँ पर जो डेंसिटी आई है करंट डेंसिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये करंट डेंसिटी जो है वो क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, क्वांटिटी। ठीक है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान देने वाली बात है, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन जो है आपको घुमाते हैं और आपको याद रखना जरूरी है, आपको यहाँ समझना जरूरी है कैसे ये वेक्टर है, क्योंकि यहाँ एक वेक्टर एरिया वेक्टर आ गया है। इसी के बेस पर ये जो है करंट डेंसिटी ये भी वेक्टर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, ये वेक्टर तो है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा यहाँ से। अब जरा इसको थोड़ा सा और नॉर्मल करते हैं, टी को और नीचे लेकर के आएंगे ना,
टी जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q अपॉन में T कह सकते हैं और इंटू ए कह सकते हैं, ठीक है। और ये Q बाई टी, इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें पता है कि Q बराबर आई टी होता है। अगर हम यहाँ से Q में T से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें Q बाई टी चाहिए, यहाँ भी T से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। ये I क्या है? करंट है भाई, यानी Q बाई टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये करंट लिख सकते हैं। तो फाइनली आया हमारे पास I आ जाएगा ऊपर करंट। चले हम इसको कैपिटल I से लिख देते हैं, स्मॉल I से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्जी है। I और अपान में A तो बचा रह गया, तो I अपान ए, करंट अपॉन एरिया, या फिर ऐसे कह सकते हो आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड बोले थे, इस पूरी जगह पर लिख सकते हो। इस पूरी जगह पर इतना जो हमने पार्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पर लिख सकते हैं द करेंट फ्लोइंग, ठीक है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट। यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेज है, फिर से करंट लिख देंगे, क्योंकि जो फ्लो ऑफ चार्जेज है उसी की डायरेक्शन में अपना करंट भी तो होता है। तो यहाँ पर हम करंट लिख देंगे, यहाँ करंट लिख देंगे, तो ये एक नई डेफिनेशन बन जाएगी। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं हम? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्जेज फ्लो होता है वही तो करंट होती है। और यहाँ हमने जो है अमाउंट ऑफ चार्जेस को लेकर के फिर से करंट के फार्मूले में यहाँ पर इसके फॉर्म में फार्मूला डिराइव कर दिया है। अब ज़रा बात करते हैं, ये जो अपना जे है ये वेक्टर क्वांटिटी है ही, अब ये आई अपॉन ए आ गया है, ठीक है। ए अपना खुद एक वेक्टर है, ठीक है, ए खुद वेक्टर है। अगर हम यहाँ से आई निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा आसानी से कि नहीं। ए को ले जा करके यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो जे है वो और उसके बाद ए, ठीक है। ये दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसी वजह से जो अपना करंट आएगा वो फिर से स्केलर आ जाएगा, जो हम पहले से जानते हैं कि करंट को क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं कि ये जो करंट फ्लो कर रही है या फिर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो कैसे फ्लो कर रहे हैं। थोड़ा एक कंडक्टर बना करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं ये डेफिनेशन अपनी और यहीं पर बनाते हैं इसका फिगर, कि कैसे फिगर से हम समझें कि भाई ये कैसे ये करंट फ्लो कर रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। सपोज दैट अपना एक इस तरीके से एक कंडक्टर है जिसका ये जो पोर्शन है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बिल्कुल सेम यही ये वाला भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है। बाकी ये करंट कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है, ये कंडक्टर की लेंथ है और करंट की लेंथ हो गई। बाकी क्या है, करंट इधर फ्लो कर रही है। मान लिया कि करंट जो फ्लो कर रही है वो ऐसे फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल हमने बनाया, क्रॉस सेक्शन बनाया है, इसका कुछ यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। और बाकी ये जो देखें जो अपना क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया ना, ये क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन का एरिया हमारे पास है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये जो करंट फ्लो कर रही है, या फिर ये जो करंट है उसे आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज ही तो करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो जो करंट है उसकी डायरेक्शन से कितने एंगल पर ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर अगर बात करते हैं तो एरिया वेक्टर जो प्लेन होता है एरिया का उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वो नॉर्मली लेंगे हम यहाँ पर, वो उसका एंगल जो है 0 हो जाए। मतलब अगर हम एरिया वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब अगर एक कैप की बात करेंगे तो। लेकिन ये जो एरिया है इस करंट के साथ जो एंगल बन रहा है उसकी ज़रा बात करते हैं कि मतलब ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अपना एरिया ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसी वजह से बोला गया था कि नॉर्मली, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगी वो नॉर्मली फ्लो करना चाहिए इस क्रॉस सेक्शनल से, ठीक है, क्रॉस सेक्शन से नॉर्मली फ्लो करना चाहिए। दूसरे तरीके से बात करें, जो क्रॉस सेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा एरिया का, उसमें एरिया का वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। बात सही है, क्योंकि दो क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि देखें होता क्या है, कन्फ्यूजन इसमें ऐसे होता है कि मान लिया ये अपना एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट की बात करेंगे तो ये प्लेट अपना जो वर्टिकली रखा गया है, ठीक है, तो ये इस तरीके से प्लेट है, ये इसका एरिया है, एरिया ये चीज़ है और ये एरिया का प्लेन है, ठीक है। अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लिया जाता है। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, हम इसे एन कैप की से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इस सिंबल से इसको दिखा दे रहे हैं, ये एरिया वेक्टर हो गया। जबकि एरिया अभी भी क्या है, ये वर्टिकली ही है, ठीक है, तो वर्टिकल एरिया होगा, उसका प्लेन होगा, तो प्लेन से जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये प्लेन अगर है, ठीक है, तो
तो इससे कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी वजह से बोला गया था डेफिनेशन में नॉर्मली या परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मली, या फिर नॉर्मली ये बोला गया था कि भाई जो करंट है वो एरिया से नॉर्मली जानी चाहिए, या फिर कहें जो एरिया है वो करंट के डायरेक्शन के नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री पर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और तभी उसी केस में हम डेफिनेशन को बताते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है नहीं, तब क्या करेंगे? अगर मान लिया कि करंट इधर फ्लो कर रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, लेकिन जो अपना एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन संजोग से ये ऐसे दिख गया, ठीक है, ये अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्या होगा? अब इसका जो इसका प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, उसको देख लेंगे। इसका जो प्लेन है, एरिया वेक्टर है जो अपना, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा मसला अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, जो अपना एरिया है, ठीक है, जो ए होगा उसको लिखेंगे हम, अपना जो मैग्नीट्यूड ए है, और उसके साथ क्या करेंगे, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, एरिया का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को बिल्कुल यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे, और फिर एक नया फार्मूला मिलेगा हमें। और जरा बात करते हैं उस फार्मूले की, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, पूरा, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में लेकर के आना है। ए की जगह पर ए कॉस थीटा यहाँ रखेंगे, और अपना जे जो होगा, जे ये जो वेक्टर है वो आई अपॉन में क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, ठीक है, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम फिर से आई निकालना चाहेंगे, फाइंड करना चाहेंगे, तो ये जे के साथ, ठीक है, जे के साथ क्या होगा, जे के साथ अगर यहाँ वेक्टर नहीं लेते हैं, अभी फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ भी वेक्टर नहीं लेंगे, ठीक है, ये होगा, तो यहाँ वेक्टर नहीं लेंगे अभी हम फिलहाल, यहाँ तो लिए हुए हैं, यहाँ जो आई आया, ठीक है, यहाँ जो जे है, जे लिखेंगे, और उसके बाद जो ए है, ए के साथ कॉस थीटा यहाँ लगा देंगे। अब ज़रा बात करते हैं, जो कॉस थीटा आ गया है, तो क्यों ना हम, जे तो एक वेक्टर है ही और एरिया भी एक वेक्टर है, क्या हम जे और ए के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड जे का, फिर एरिया का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा आ जाएगा, फिर से वही चीज़ ये जो हमने लिखा था वो आ जाएगा। तो इस तरीके से करंट अपना दिखाई दे रहा है कि ये करंट जो है, इस करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से ये स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, बल्कि जबकि ये जो करंट डेंसिटी है और एरिया तो अपना ए वेक्टर होता ही है, ये दोनों वेक्टर हैं। अपना जो करंट डेंसिटी यहाँ पर नया एक क्वांटिटी आया है, ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहीं पर जो करंट है वो क्या है, स्केलर है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न अगर रहेगा, डाउट रहेगा तो डाउट बना रहेगा, और डाउट अगर एग्ज़ाम में भी बना रहेगा तो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये भाई जो इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो अपना करंट डेंसिटी होता है आखिर वो होता क्या है। देखें, हमने यहाँ पर कंडक्टर के भीतर कहीं भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले लिया है, अब हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर होगा, अगर यूनिफॉर्म मोटाई का है तो हर जगह बराबर होगा। तो अगर ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है। अगर हम इस पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, मान लिया ये पी पॉइंट है और इसको हम मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ हो सकता है कि करंट अलग मिले, यहाँ हो सकता है कि एरिया की डायरेक्शन अलग हो, एरिया की डायरेक्शन अलग होगी तो उसका जो है वेक्टर अलग हो जाएगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि अपना जो ये करंट डेंसिटी है ये एक पॉइंट पे डिपेंड करती है, लोकेशन पर डिपेंड कर रही है, कंडक्टर के भीतर किसी एक पॉइंट को ये रिप्रेजेंट भी कर रही है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अपना जो जे है, ठीक है, इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of any point inside a conductor। एक कंडक्टर के भीतर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये जो J है यानी कि करंट डेंसिटी है, ये उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उस पॉइंट को ये जो है रिप्रेजेंट करती है, उस पॉइंट का एक खास बात बताती है, बिल्कुल फील्ड के तरीके से।
पोटेंशियल के तरीके से उसमें भी हमने देखा था कि पोटेंशियल हो चाहे फील्ड हो, वो भी किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। कोई पॉइंट अगर हम ले लेते हैं जहाँ पर जो चार्ज के इन्फ्लुएंस में है या फिर वहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, तो हर एक पॉइंट का अपना क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। और वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, फील्ड से दिखाएंगे या फिर पोटेंशियल से दिखाएंगे कि उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है और उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उस बात से पता चलेगा। और यहाँ भी हमने देखा कि जो जे है, जो अपना करंट डेंसिटी है, वो खुद जो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी एक पॉइंट की, किसी एक पॉइंट की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट था। अभी हम देखते हैं कि इसकी यूनिट कितनी आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया यहाँ पर, यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी की यूनिट देखते हैं। ये जो करंट डेंसिटी है इसकी यूनिट देखते हैं, इसे हमने जे से रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के लिए कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला आपका उसी को पकड़ना है। करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या था, जे बराबर आई अपॉन में क्या था, ए था। आई की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है, एम्पियर, एम्पियर। और जो ए होता है एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में क्या लिखेंगे, अपना जो ए है वो और पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखें तो ए लिखेंगे, एम के ऊपर -2 लगा देंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब जरा कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं जो बिल्कुल जे पर डिपेंड करता है, उन चीज़ों को देख लेते हैं। दो चीज़ें हैं, हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस पढ़ा है और रेजिस्टिविटी पढ़ा है, ठीक है। रेजिस्टेंस पढ़ा है और रेजिस्टिविटी पढ़ा है, उसी पर डिपेंड करने वाले दो क्वांटिटी को पढ़ते हैं यहाँ पर। जो रेजिस्टेंस हम पढ़े हैं, रेजिस्टेंस, अगर हम क्या करें, जो रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट भी करते हैं, अगर हम कैपिटल आर को नीचे कर देते हैं और 1 को ऊपर लिख देते हैं, 1/r कर देते हैं, मतलब उसका इन्वर्स कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस है। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो अपना हो जाता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो एक नई क्वांटिटी है कंडक्टेंस, ठीक है। और इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इन्वर्स है, मतलब ये जो क्या दिखाई दे रहा है आपका रेजिस्टेंस है, इसका उल्टा, ठीक है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो कंडक्टेंस है उसका उल्टा है, तो ये क्या करेगा, ये जो है आसानी प्रदान करेगा, मतलब जो है करंट को फ्लो करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट make easier for the current to flow through a conductor। कंडक्टर के भीतर से ये करंट को फ्लो करने के लिए आसान बना देता है। और अगर किसी कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो है ज़्यादा करंट को पास करने देगा अपने अंदर से। ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, ठीक है। कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या होगा, जी बराबर में क्या होगा, 1/r होगा, ठीक है, 1/r, ठीक है। ये अपना कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। मतलब ये कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, ये क्या करेगा, ये चलने देगा और ज़्यादा ज़्यादा करंट को फ्लो करने देगा अपने भीतर से। तो कंडक्टर जो है अगर ज़्यादा कंडक्टेंस वाला है तो वो क्या करेगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कम होगा और वो अपने अंदर से ज़्यादा करंट को फ्लो करने देगा। अब जरा इसके यूनिट की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी, इसकी बात करते हैं तो अपना जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ओम होती है, तो 1/ओम होगा ना, ऐसे लिखेंगे 1/ओम। या फिर लिखें ओम का ऐसे, ओम के ऊपर ऐसे माइनस लगा देते हैं। या फिर हम जानते हैं इसको कछुए जैसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस ओम को, तो ओम के ऊपर ऐसे माइनस लिख दें। या फिर इसको क्या कहते हैं, साइमन, ठीक है, इसको साइमन कहते हैं। ध्यान रखना ये नया यूनिट का नाम है, मतलब ये भी जो है पर ओम को ही साइमन कहा जाता है, लेकिन ये नया टर्म यहाँ पर आया, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये जो तक क्या था, ये पहला पॉइंट था, हमने बताया जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस का उल्टा था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक और है, अगर हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा है तो रेजिस्टिविटी को भी उल्टा कर देते हैं, ठीक है। 1/ρ को उल्टा कर दें, ये बन जाता है, ये कंडक्टिविटी से कहते हैं,
तो हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। यूनिट की बात कर लेते हैं, इसके यूनिट ऑफ ये सिग्मा। अगर इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल ये फार्मूला जो दिखाई दे रहा है वहीं पर लिखेंगे। ये जो रेजिस्टिविटी है इसका जो यूनिट होता है ये ज़रा हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि R बराबर रो L/A होता है। यहीं से अगर रो निकालना चाहें तो RA/L होगा। क्या आएगा इसका यूनिट? R के लिए ओम आएगा, ये मीटर स्क्वायर एरिया का होगा और नीचे मीटर आएगा तो सिर्फ ओम मीटर, ये अपना रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया। तो हम नीचे रेजिस्टिविटी है तो ये सब कुछ क्या लिखना पड़ेगा, हमें नीचे लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है, ओम है और मीटर है, इसको हम नीचे लिखेंगे। और फाइनली जो अगर ओम ऊपर आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओम के ऊपर माइनस करके और मीटर के ऊपर भी -1 करके लिख सकते हो। या फिर जो है सिंपली जो है ओम के ऊपर ऐसे माइनस लिखो और फिर सिग्मा जो है यानी मीटर जो है उसके ऊपर माइनस लिखो। ये कछुए वाला साइन बना करके हम यहाँ क्या करेंगे, मीटर के ऊपर भी माइनस लिख देंगे। पर ओम पर मीटर ये जो है कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला में क्या है कि इन्वर्स है, ठीक है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, इन्वर्स है। और यहाँ कंडक्टिविटी जो ये सिग्मा है वो रेजिस्टिविटी यानी रो का उल्टा है, उसका इन्वर्स है। और इस तरीके से यूनिट भी बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। जिसके ऊपर पावर 1 लगी है उसके ऊपर पावर -1 लग जाती है, जिसके ऊपर पावर -1 है उसके ऊपर 1 लग जाती है। इस तरीके से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से जुड़ी होती है। और ये क्योंकि ये और आज हमने ये पूरा करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, बहुत ही आसान तरीके से हमने शुरुआत की है। और आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। हम बिल्कुल जैसे जो टॉपिक होता है वहाँ से पकड़ते हैं। करंट की बात हो रही थी तो हमने बिल्कुल करंट पकड़ा है। डेंसिटी, नॉर्मली जो डेंसिटी होता है वहाँ से हमने रिलेट करने की कोशिश की है, ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि नॉर्मल डेंसिटी वॉल्यूम नीचे होता है और यहाँ जो अपना करंट डेंसिटी है उसमें एरिया नीचे होगा डिनोमिनेटर में, फार्मूले में, ठीक है। तो इस तरीके से भूलेगा नहीं, ये जो फार्मूला है और हमेशा के लिए याद रहेगा, ये ज़रूरी है याद रखना। और इसी वजह से हम जो डेरिवेशन है उसको बहुत ही स्लो तरीके से स्लो पढ़ाते हैं, बताते हैं। और जो उसका डेरिवेशन का जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिल रहा है उसका रीज़न भी बताते हैं, उसकी वजह भी बताते हैं। इसके ये इसलिए करते हैं ताकि आपको जो है प्रोसेस पूरा डेरिवेशन का पता रहे। अगर डेरिवेशन का प्रोसेस पता रहेगा ना तो बाद में जो फार्मूला आता है लास्ट में वो कभी भूलेगा नहीं। वो जो आ गया तो फिर वो याद ही रहेगा, हमेशा याद रहेगा, वो कभी नहीं भूलेगा, वो दिमाग पे छप जाएगा। और इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में चीज़ें हम बहुत सारी भूल जाते हैं, जो रटते हैं वो तो पक्का भूल जाते हैं। तो रटने की कोशिश नहीं करनी है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आप जो डेरिवेशन के प्रोसेस में पूरा फार्मूला जो है डेरिवेशन के प्रोसेस से याद करो, ठीक है। और उसे याद करने के लिए प्रेशराइज और बहुत ज़्यादा वो प्रेशर दिमाग पर डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल समझो उसको कि फार्मूले का जो ऊपर पॉइंट लिखा गया उसका क्या मतलब है, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा गया उसका क्या मतलब है। इस चीज़ को समझ करके अगर हम चलेंगे और डेरिवेशन के प्रोसेस के बाद फार्मूले को जो आया है उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसको जो एक एक पॉइंट पकड़ करके दिमाग में बैठाएंगे, तो फिर वो जो हमेशा ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए याद रहेगा। और यही ज़रूरी भी है, क्योंकि टेम्परेरी जो चीज़ें याद रहती हैं उनका फ़ायदा हम ज़्यादा उठा नहीं पाते हैं। जो चीज़ें हमेशा हमारे पास रहती हैं, परमानेंटली रहती हैं, उसी का फ़ायदा हम उसी को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दिमाग में वही चीज़ें हम इस्तेमाल कर पाएंगे जिसे आपने परमानेंटली फिट कर दिया है। टेम्परेली कोई चीज़ पढ़ा है तो उसको बहुत रेयर केस में आप इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग उन चीज़ों को रिकॉल कर ही नहीं पाता है। सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉल कर सकता है जो बिल्कुल फ्लो में है, ठीक है, जिसके ऊपर मेहनत की गई है, जिसको डीपली जो है दिमाग के भीतर सीडेड किया गया है, ठीक है, उसको जो है बैठाया गया है। और टेम्परेली अगर कोई चीज़ रटी गई है तो उस पर दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि दिमाग का जो एक पोर्शन होता है वो परमानेंट मेमोरी वाला, वो तभी काम करता है जब आप रिवाइज़ करते हो, बार बार रिवाइज़ करते हो और चीज़ों को बिल्कुल जो है कनेक्ट करके, जोड़ करके समझते हो। तो समझना ज़रूरी है, रटना बहुत ज़रूरी नहीं है, रटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आज ये था पूरा, हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा है। और आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो।
और हम उस चीज़ को फिर से क्लैरिफाई करेंगे, उस आपके डाउट को पक्का क्लियर करते हुए एक अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और हमें सपोर्ट करने के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इसमें हमारी फैमिली अभी 400 प्लस है, और जल्द ही हम जो है हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं। हम जो है लगातार आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, टॉपिक, क्योंकि टॉपिक का ही कह सकते हैं आप पूरी चेन का एक कड़ी होता है, चैप्टर का पूरा एक कड़ी होता है, एक कड़ी होता है, उन कड़ियों को जोड़ना ज़रूरी होता है। कड़ियों को जब जोड़ेंगे नहीं तो फिर पूरा जो श्रृंखला है, जो मजबूत चेन है, वो बन नहीं पाएगी। इस वजह से हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें हैं उनको भी समझा जाए, और बिल्कुल जो है थियरी से लेकर के डेरिवेशन जो भी है, कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, न्यूमेरिकल है, ये सब कुछ हम समझें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।